राज परिहार, अहमदाबाद, गुजरात। इनका सवाल ऐसा है कि दलितों के साथ में जो भेदभाव किया जाता है तो उसके जड़ से कैसे मिटाया जा सकता है। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारत के सभी समाज सुधारक है, देश हित का विचार करने वाले लोग हैं, इससे चिंतित थे और इसीलिए ये जाति व्यवस्था हमारे देश से खत्म होनी चाहिए, ये ऊंच नीच भेदभाव है वो खत्म होना चाहिए। इसके प्रयास भी उन्होंने काफी किए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हो, चाहे स्वातंत्र्य वीर सावरकर हो, चाहे विनोबा हो, या फिर फुले शाहू परंपरा हो, आगरकर हो। इन सभी लोगों ने, महापुरुषों ने, ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है, कुछ व्यक्तियों को जातियों के आधार पर कम आंका जाता है और भारत की जो ये 2000 सालों की परंपरा रही है, जो वर्ण व्यवस्था से निर्माण हुई है, ये हमारे देश में खत्म होनी चाहिए। ऐसी सोच केवल उन्होंने रखी नहीं, वैसे प्रयास भी उन्होंने दीर्घकाल किए। आगे चलकर हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, बहुत सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनी। कॉन्स्टिट्यूशन में सबको समान अधिकार दिया गया है, हर इंसान को इक्वल माना गया है, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी लिंग का हो। सबने एक दूसरे के साथ में फ्रेटर्निटी से, बंधुभाव से रहना चाहिए। हर एक को स्वतंत्रता है और हर एक को जस्टिस मिलना चाहिए। ये व्यवस्था हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर की। आगे चलकर एट्रोसिटी एक्ट बना। इसके बावजूद संस्कारों के कारण अगर कोई दलित पर अत्याचार करता है तो इसके लिए एक विशेष कानून बना। कानून एक आधार होता है और दूसरी ओर समाज में प्रबोधन होना चाहिए। अभी गाडगे महाराज से लेकर सभी संतों ने यह प्रबोधन किया, सब इंसान एक है, ये सामने रखने की कोशिश की। लेकिन इसका आधार क्या है? हमारा रोटी बेटी, पहले रोटी थी, रोटी बेटी बंदी व्यवहार। इस कारण हमारे जातियों का अस्तित्व कायम रहता है। धीरे धीरे महाराष्ट्र जैसे प्रगत राष्ट्र में या प्रगत प्रांत में रोटी बंदी तो इतनी रही नहीं, अलग अलग जातियों के लोग साथ में खाना खाते हैं। आज कहीं भी, महाराष्ट्र में ही छोड़िए, पूरे देश में किसी भी होटल में, यहाँ केवल ब्राह्मणों को खाना मिलेगा, दलित जाति को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बोर्ड कहीं मिलता नहीं है। पहले वो होता भी था। तो इतनी बात तो हट गई, लेकिन केवल रोटी बंदी हटने से सवाल हल नहीं होने वाला है। सही सवाल है बेटी बंदी हटने से। यानी जब अंतरजातीय विवाह होगे और एक स्वतंत्र जाति नाम की कोई चीज बचेगी नहीं, तब ये ऊंच नीच व्यवहार भी, उसका आधार बचेगा नहीं। इसलिए इसके लिए सभी ने प्रयास किए, डॉक्टर बाबा साहब ने भी प्रयास किए। महात्मा गांधी ने तो आगे चलकर यहां तक शर्त रखी थी कि हरिजन की बेटी से जो शादी करेगा उसी के शादी में मैं जाऊंगा, बाकी शादियों में मैं जाऊंगा ही नहीं। हरिजन की बेटी से हरिजन के बेटे ने शादी करने के बाद वो नहीं जाते थे, लेकिन दूसरे किसी जाति के लड़के ने अगर हरिजन की बेटी से शादी किया तो वो डेफिनेटली अपना समय निकाल कर जाते थे, या फिर वो शादी उनके आश्रम में लगाने का आग्रह रखते थे। सेम चीज सावरकर जी ने की, उन्होंने बेटी बंदी का आग्रह रखा। विनोबा ने की, कई लोगों ने की, उसमें साने गुरुजी से लेकर कई नाम लिए जा सकते। तो ये सही दिशा है। अंतरजातीय विवाह जितने होंगे और जातियों का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा,
तो फिर ये ऊंच नीच का भेदभाव कम होगा। इसके लिए यानी अंतरजातीय विवाह होने के लिए भी प्रबोधन की आवश्यकता है। और हमारा जन्म जिस जाति में हुआ उसका अहम हमने अपने मन में नहीं रखना चाहिए। जात नाम की कोई चीज होती नहीं है, इसका भी प्रबोधन होना आवश्यक है। लेकिन हमारे देश में एक तरफ ये प्रयास चलते रहे और दूसरी तरफ रिजर्वेशन के प्रावधान के कारण क्यों ना हो, जातियों को बहुत महत्व प्राप्त हुआ। अगर हमारे देश में जातियों के आधार पर अगर आरक्षण नहीं होता तो शायद जातियों को इतना महत्व प्राप्त नहीं होता और पॉलिटिकली भी जातियों का इतना अच्छे ढंग से उपयोग करने का प्रयास ये पॉलिटिकल लोग नहीं करते, ऐसा कहने की गुंजाइश है। लेकिन दलितों को रिजर्वेशन बहुत आवश्यक थे। अगर उनको समानता की स्थिति तक लाना है तो ये रिजर्वेशन अपरिहार्य थे। और ये रिजर्वेशन के कारण जातियां और ज़्यादा पक्की होती गई, ये भी बात सही है। ये केवल दलितों तक सीमित नहीं रहा, तो ये दायरा बढ़ते गया, ओबीसी में आया, उसमें भी फिर अपने अपने जाति के अहम, अपने अपने जाति का पॉलिटिक्स ये चलता रहा और आज जातियों को बहुत महत्व प्राप्त हुआ। एक तरफ जातियां खत्म होनी चाहिए, इस दिशा में देश ने जाना चाहिए था, और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स के कारण, आरक्षण के पॉलिटिक्स के कारण ये जातियां पक्की होती गई। ये भी एक स्थिति, वास्तविकता हमारे देश में है। यानी एक तरफ जातियां नष्ट होनी चाहिए, ऐसा भी प्रयास हम कर रहे हैं, करना चाहिए, बड़ी ताकत से करना चाहिए, शायद उतनी ताकत से नहीं कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जातियां और कड़ी होती गई है और पक्की होती गई है, क्योंकि वो आरक्षण का विषय बना है। आजकल मराठों को भी आरक्षण चाहिए, पटेलों को गुजरात के आरक्षण चाहिए, जाटों को हरियाणा के आरक्षण चाहिए। इसलिए भी फिर जाति लेकर सब खड़े हो रहे हैं, जातीय आंदोलन चल रहे हैं सब जगह। तो इस कारण जातियां और पक्की होती गई है, और जातियां पक्की होती जाएगी तो उसमें जाति अहम, ये बात तो है नहीं, रहने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दलितों पर के अत्याचार कायम रहे। ये दोनों बातें स्वतंत्र की जा सकती है और वो करनी चाहिए, उसके लिए प्रबोधन की आवश्यकता है। ठीक है भाई, आरक्षण शायद इस देश के लिए बहुत अपरिहार्य है, आवश्यक है, उसके लिए जाति को महत्व दिया जाता है। लेकिन कोई जाति आज के ज़माने में ऊंची नहीं, नीची नहीं, किसी को नीचा आंकना ये इंसानियत के खिलाफ है। इस ढंग का प्रबोधन अगर हम लंबे समय तक करते रहेंगे तो शायद कुछ बदलाव हमें आगे दिखेंगे। लेकिन पॉलिटिक्स में जातियों का उपयोग होता है, जातियों को बढ़ावा दिया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए ये प्रॉब्लम कठिन हुआ है, ये भी फैक्ट है। और उसी में शायद दलितों पर के अत्याचार ये एक रोल प्ले करता है। लेकिन उसमें दूसरी भी बात है, आज जो भी पॉलिटिक्स है उसको दलित जातियों की साथ चाहिए चुनाव चुनकर आने के लिए, यानी इसमें एक अनुकूलता भी। इसलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दलितों पर के अत्याचार जाहिर तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकती है, इसलिए उसने इस अत्याचारों को खत्म करना चाहिए, इस दिशा में उसने प्रयास करने ही चाहिए। ये भी एक आवश्यकता है, ये भी पॉलिटिकल आवश्यकता बन चुकी है। तो केवल स्थिति बुरी ही नहीं है, उसमें कुछ आशादायक चीज़ें भी है। लेकिन ये सब प्रबोधन का विषय है, लोगों का प्रबोधन करना पड़ेगा। जाति के ऊपर उठने के लिए लोगों को प्रवृत्त करना पड़ेगा, ऊंच नीच का भेदभाव दूर करने के लिए उनका प्रबोधन कर कर उनको प्रवृत्त करना पड़ेगा। और जो प्रक्रिया फुले जी से शुरू हुई, महात्मा गांधी से लेकर सब लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, वो प्रक्रिया आज हमें और ज़्यादा तीव्र करनी पड़ेगी। यही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है, लोगों का प्रबोधन और उसके साथ में अंतरजातीय विवाह।